ओके, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो सबसे पहला यूज है कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर ले, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाएं। और n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, है ना। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसी चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तो याद कर रखा था, आपकी बुक में उन्होंने दिया भी है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये वाला उन्होंने सॉल्व किया है। तो हम लोग ये वाला ना सॉल्व करके 1 जूल इज इक्वल टू पता नहीं कितने अर्ग, वैसे तो आपको वैल्यू याद होगी। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, थोड़ा बताइए। 10⁷। और जूल किसकी होती है, वर्क की यूनिट होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये mlt-2। फोर्स का तो हम लोग हमेशा याद रखते हैं, डिस्टेंस का l, F.S भी लिख सकते थे आप। तो ये डायमेंशन हो गई ml²t-2, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं n1 ml²t-2, ये एक यूनिट, और फिर n2 ml²t-2, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे, एक नए स्टूडेंट आ गए हैं। ओके, तो अब यहां पर m1 l1 t1 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, और m2 t2 l2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग जूल को डील कर रहे हैं और राइट साइड में हम लोग अर्ग को डील कर रहे हैं। मतलब n1 तो हमें यहाँ पे पता है पहले से, n1 इज इक्वल टू 1 है, लेकिन n2 इज इक्वल टू हमें नहीं पता है। यही कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो n1 मल्टीप्लाइड बाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट ब्रैकेट ही है, तो m1 अपॉन m2, ठीक है। और चाहे तो ऐसे कर लीजिए, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, और इसको फिर इधर ला रहे हैं T1 अपॉन T2 का पावर -2। इस N2 को अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब याद रखिएगा कि ये वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है किसका, जूल वाला। तो जूल वाले में तो सब बढ़िया चलेंगे। कैसे वाले चलेंगे, मास की यूनिट क्या होगी, एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस बोल दो या एसआई बोल दो, यहाँ पे मास की यूनिट होती है केजी, है ना। और L1 लेंथ की यूनिट होती है मीटर। और यहाँ पे टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हमें काफी फायदा होगा, दोनों सेकंड ही होते हैं। और यहाँ पे मास की यूनिट क्या होता है कि ग्राम हो जाएगी, और यहाँ पे L2 की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। बस जैसे ही आपने ये लिखा, समझ लीजिए लगभग आपका काम हो गया। इनफैक्ट N1 की जगह अगर कोई 17.2 जूल दे देता, तो कि 17.2 जूल में कितने अर्ग होंगे, तब भी आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते। चलिए, अब आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये सब पता है आपको। बस 10⁻³ ग्राम सेम यूनिट में ले आए आप दोनों को, और यहाँ पे मीटर की जगह आपने लिखा 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पे अब आप 1 ही कर सकते हैं, ये कट गया है। चाहे तो आप लिखा रहने दें, सब एक साथ काट लें। और ये अच्छा, इसका स्क्वायर भी हम लोग मिस कर रहे हैं। देखिए, कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला गलत चीज नहीं बताएगा। और ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम कट गया। अब आप देख सकते हैं कि N1
मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू n2। n1 की जगह भी आप अब 1 रख सकते हैं क्योंकि शुरू से ही हम लोग ले रहे थे। n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। अब इसकी कोई यूनिट मत लिखिए, इसके बाद अगला स्टेप आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ये तो हम लोग पहले से जानते थे, इसे हम लोग हटा भी सकते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग हैं, यही हमारा सवाल था, तो उसी को अब सॉल्व कर चुके हैं हम लगभग। n2 की वैल्यू 10 टू द पावर 7 आ गई, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। इस तरह से आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया और यही प्रोसेस हम लोगों ने सीख ली। बुक ने आपकी न्यूटन और डाइन वाला करके दिखाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिख कर आएगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कैलकुलेट हाउ मेनी अर्ग्स आर इन 1 जूल। यानी कि ये सवाल को क्वेश्चन इस तरह रखेगा आपके सामने और आपको ये लंबी सॉल्विंग कर देनी होगी। एक्सप्रेस 1 मेगावाट पावर इन अ सिस्टम whose units are 10 kg, 1 dm and 1 minute। आपकी बुक में दिया भी हुआ है 1 dm is equal to 10 to the power minus 1 मीटर। तो यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि 1 mw is equal to कितने, जो भी न्यू सिस्टम यूनिट है ना। आपकी बुक कुछ ऐसे ही आंसर सबमिट भी कर रही है, न्यू यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, जो भी है ऐसे ही लिख लो, न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, अब यहां पर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यही है, हमें n2 कैलकुलेट करना है। n1 1 है, u1 मेगावाट है, ठीक है। तो अब पावर की जो डायमेंशन है सबसे पहले वो देख लें। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसे ही कुछ होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है ना। तो फोर्स की हमें याद थी, इसलिए mlt माइनस 2, डिस्टेंस l और t यहाँ पे, तो पावर की यूनिट हो गई। अगर आपको याद है तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ml स्क्वायर t माइनस 3, पावर की डायमेंशन हमें पता चल गई। तो m l स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है। n2 m l स्क्वायर t माइनस 3, फिर यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 पहले की तरह है ना। और n1 वगैरह हम लोग सब लास्ट में रखेंगे, और सबको अगर इस तरफ ले आया जाए तो m1 डिवाइडेड बाई m2 कुछ नहीं, l1 डिवाइडेड बाई l2 पावर 2 और t1 डिवाइडेड बाई t2 पावर माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा n2, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 टू द पावर 6 का भी काम आएगा m जहाँ पे है, लेकिन अभी मैं, क्योंकि ये जो अगर आप यहाँ पे m1 को लिखते हैं kg, l1 को लिखते हैं मीटर और टाइम को लिखते हैं सेकंड, kg में पावर 1, मीटर में स्क्वायर और सेकंड में पावर माइनस 3, तो फिर तो आप वॉट को डील कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो हम लोग बाद में एंड में भी कर सकते हैं। पूरा नया सिस्टम हमें ध्यान देना, ये क्या है 10 kg, तो यहाँ पे 10 kg ही लिख दो सीधे। और dm 1 dm इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर लिखा हुआ है, या चाहो तो 10 dm ही लिख लो पहले, है 1 dm लिख लो और 1 मिनट लिख दो, क्या दिक्कत है। अगले स्टेप में लिख लेंगे और चीजें और समझ में आएंगी थोड़ा, ठीक है। अब आई थिंक यहां तक तो आपको दिखता ही है 10 kg मीटर 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, दोनों को सेम में ला रहे हैं। यहाँ पे अपना n1 चलता आ रहा, और s
की जगह हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड रखेंगे। याद रखिए पावर -3 है यहाँ पे N2 है। अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ, सेकेंड सेकेंड कट गया, मीटर मीटर कट गया, केजी केजी कट गया। ठीक है, बहुत ध्यान से हर चीज को हम लोग इस साइड लेकर आएंगे। N1 जो है वैसे ही बना रहने दीजिए, N1 का आवश्यकता बाद में पड़ेगी। kg यहाँ पे 1/10 आ चुका है, वैसे ही रख रहे हैं। यहाँ पे 1/10 to the power -1 है ना, और यहाँ पे 1/60 की पावर 3 है। वैसे ही ये रेपिटेटिव स्टेप है, होशियार बच्चे इसको मिस भी कर सकते थे इस स्टेप को। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को खा लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, वहां भी काट सकते थे आप चाहें तो। ठीक है, N1 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई 60 क्यूब। तो 60 क्यूब कितना होगा बच्चों, 216 इंटू 10 to the power 3, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। ठीक है भाई, बस अब आप देख रहे होंगे कि भाई हमारा जो N1 को हम लोग 1 रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि N1 को 1 अगर रख लेते हैं आप तो 1 वॉट को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो आप यहां से समझिए N1 इज इक्वल टू 1 मेगा। तो N1 इज इक्वल टू 1 मेगा, तो यानी कि N1 की जगह आप 10 to the power 6 रखिए। बस यही कैच है यहाँ पे, शायद आप यही गलती कर रहे थे, 10 to the power 3। और यहाँ पे देखिए डेसिमल आपका यहाँ लगा हुआ है, एक तरीके से इसको इधर इधर भगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने में, तो ये 2.16 आएगा। तो 10 to the power 6 2.16 इंटू 10 to the power 2 तो यही हो जाएगा, और ये 10 to the power 3 यहाँ आ गया। मतलब यार ये तो सब आता ही होगा आपको, इसकी जगह मैंने ये लिखा। तो अब 6 2 8 3 11 आ रहा है हम लोगों का। कहीं पे स्क्वायर की गलती हम लोगों ने की है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर की गलती आप देख सकते हैं यहाँ पे हुई है, पहले भी यही हो रही थी। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करिए तो 8 10 to the power -1 तो इसको खा लेगा, लेकिन एक बचा रहेगा, वो ना करके आप उसको कायदे से लिखिए 10 to the power -1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा तो 100 बन जाएगा स्क्वायर होकर, और ये 10 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये कट गया ये कट गया। तो अब बस अब आपने जब इसका क्यूब किया तो 216 10 क्यूब आया, ये 10 एक और आया अलग से, ये अब इसको 10 to the power 4 आप 3 और इसको 10 to the power 4 लिख लीजिए। सही चल रहे हैं। अब N2 आ गया आपका बिल्कुल कायदे से, 4 2 6 6 12, N2 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 to the power 12, जिसको आप कह सकते हैं देयरफॉर 1 मेगावाट इज इक्वल टू N2 की जगह 2.16 इंटू 10 to the power 12, और कौन सी यूनिट में, नई यूनिट में, न्यू यूनिट ऑफ पावर। आप एक ही लाइन में लिखिए, मेरा ये स्क्रीन के बाहर जा रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ये लो भाई, ये हो गया आपका आंसर। तो काफी मेहनत है इसमें, स्कूल में जरूर आता है इस तरह का क्वेश्चन डायमेंशनल इक्वेशंस का, कि भाई हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली फिट है कोई इक्वेशन या नहीं है। तो जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में आए वही डायमेंशन राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला दिया हुआ, हमें चेक करना, वैसे तो हम जानते हैं हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हम लोग ऐसे वाले सवाल करते हैं, यहां से बॉल रोल करते हुए यहां पहुंच गई,
तो यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ कर देते हैं हम लोग। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जब हम लोग डायमेंशन लेते हैं तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दे रहा हूं, हाफ, और ताकि आपको समझ में आए, और कोई बात नहीं है। वेलोसिटी स्क्वायर, अगर भाई कोई यही ना जानता हो कि एम क्या है, तो ये हो गया मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये वाला हो गया क्या, हाइट, है ना। अब इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन मास ही होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आपको ना याद हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे कर सकते हैं। तो ये L डिवाइडेड बाई T इसका स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं। जब तक फाइनल आप ना लिखें तब तक आपको ऐसा ब्रैकेट लगाने की भी उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, LT स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। बस फिर क्या, अब दिख रहा है आपको, ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2, दोनों तरफ सेम डायमेंशन आ गई। Since the left hand side and the right hand side of this equation have same dimensional formula, अब ये 1/2 के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं, और इग्नोर भी कर सकते हैं कंप्लीटली। तो since the left hand dimension and the right hand dimension of this equation are same, therefore this equation is dimensionally correct। क्योंकि बच्चों अगर कोई बच्चा mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh को चेक करने लगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh भी करेक्ट होगी केवल डायमेंशनली, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है ना करेक्ट हो। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आप यहां पे लिख के आएंगे, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन इज, ये थोड़ा ब्लॉक लेटर्स में रेड से लिखे दे रहा हूं ताकि आप भूलें ना, इज करेक्ट ना लिखाइएगा, इस बात में नंबर कट सकते हैं। इज डायमेंशनली करेक्ट। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 4 ऑप्शन आएंगे, तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ए एंड बी बोथ में, ओनली ए ओनली बी, इस टाइप के भी सवाल आते हैं डिफेंस वगैरह में। ठीक है, बाकी आईआईटी में तो ऐसा हल्का सवाल हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में हमें फॉर्मूले का करेक्टनेस जज करना है। वीई एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे अगर कोई बॉडी फेंकी जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। कभी कोई चीज अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंकी जाती है तो वो वापस अर्थ पे गिरती ही नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ की वैल्यू क्या है। चलिए, अभी तो हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन के अंदर नहीं घुसना है, तो ये वेलोसिटी है तो इस तरफ तो LT माइनस 1 होगा। अब ये अंडर रूट लगा हुआ है तो यानी कि हर चीज जो इसके अंदर लिखी हुई है इसकी पावर 1/2 है ना, LT माइनस 1 और उसकी पावर 1/2 है। 2 की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। और ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है तो आपको आना चाहिए, शायद वो ये मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब कैपिटल G में न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर है। तो इस कैपिटल G को अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं
डायमेंशनल फॉर्मेट में, तो MLT-2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर है तो m स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहां पे मास ऑफ अर्थ है, तो ये मास ऑफ अर्थ एक और m लेकर आ गया। नीचे रेडियस है, रेडियस एक l लेकर आ गया, ठीक है। अब आप सब कुछ काटम काटी कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, फिर आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग mm ही काट डालें, क्योंकि यहाँ पे m है नहीं, m स्क्वायर इन दोनों को खा लेगा, l जो है इसको खा लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, t-2 और l स्क्वायर, तो l स्क्वायर t-2 की पावर 1/2। तो बस काम होते हुए लग रहा है, एक स्टेप और लिख देते हैं दिखावे के लिए, l स्क्वायर t-2, और बाहर मैंने पावर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, उसको एज अ ब्रैकेट यूज करे ले रहे हैं। अब ये 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये भी L1 हो जाएगा, 1/2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो बस LT-1, LT-1, LHS और RHS बराबर है, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों, हो गया ये भी। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कैसे करना है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। तो अब देखिए ये फॉर्मूला है जिसे हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें देखो यार, पाई तो कांस्टेंट हो गया, P जो है प्रेशर है, R रेडियस है, L लेंथ है, ये सब पता है हमें, बट नीटा में हम लोग फंस जाते हैं। तो नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है नीटा, इट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप फिर फंस जाएंगे क्योंकि आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं पता होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहां से हम लोग समझना शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक फोटो बनाता हूं। देखिए आपने कभी भी रिवर फ्लो देखा होगा, मतलब अगर नदी का फ्लो देखते हैं तो ऊपर जो होता है पानी बहुत तेज चलता है, फिर नीचे वाली लेयर जो होती है, उसके नीचे लेयर होती है, ये सब में धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती चली जाती है। तो इसीलिए अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर्स बनाते हैं इनके, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी सबसे ऊपर रहेगी, बीच में थोड़ी कम वेलोसिटी होगी और नीचे जीरो वेलोसिटी होगी। इस घटती हुई वेलोसिटी को ही हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, d छोटा v डिवाइडेड बाई dx, dv बाई dx। अगर आपको डिफरेंशिएशन पसंद नहीं है तो आप इसे v बाई x भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो dv बाई dx है। अब इसी को देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी dv हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेंज इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो नीटा की डायमेंशन अगर निकालने की कोशिश करें तो फोर्स हम जानते हैं MLT-2, एरिया हम जानते हैं L स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, LT-1 डिवाइडेड बाय L। ये समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, मान लो नीटा को ही निकालने की कोशिश करें तो एल एल कैंसल हो जाएगा, है ना,
और एक L ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। वैसे मतलब इस L स्क्वायर को आप 2 बार L लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा ऐसे मतलब एग्जामिनर पसंद नहीं करते हैं इस चीज़ को कि आप स्क्वायर को काटे दे रहे हैं। अच्छा, अब तो हम यहाँ पे कहाँ खड़े हो गए, m l माइनस वन है ना, इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं m l माइनस वन, ये ऊपर चला गया और ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो हम बचेंगे t माइनस वन। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ गया, m l माइनस वन t माइनस वन। अब जब हमें नीटा पता है तो अब हम काम कायदे से कर सकते हैं। अब वापस अपने फॉर्मूले में आ जाते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका था पहले ही कि जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशन L क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन तो मैं अच्छी प्रैक्टिस मानता हूं कि आपने पाई के लिए डायमेंशन के हिसाब से 1 लिख दिया है, सेफ खेलेंगे आप। P क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस बोलो चाहे सिर्फ प्रेशर बोलो एक ही बात है। वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट क्या है, mlt माइनस टू, थ्रस्ट यानी फोर्स, एरिया क्या है L स्क्वायर, ठीक है। अब ये r क्या है, लेंथ है, लेंथ टू द पावर 4, r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो लेंथ ही होगी। और 8 की जगह फिर से हमने 1 लिख दिया। नीटा हम अच्छे से निकाल चुके हैं, ml माइनस वन t माइनस वन, और ये L जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, इसको यहां कर दिया हम लोगों ने। अब आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि m और m कट गया। उसके बाद हमारा L और L भी कट जा रहा है, एक पावर कम हो जा रही है, तो इसको मैं L क्यूब L लिखे दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे टाइम m l माइनस वन t माइनस वन। तो देखिए टाइम का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही है अगर हम उसे और ध्यान से पढ़ें। V का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा फ्लोइंग पर सेकेंड। बस यहीं पे खेला हो गया, फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, और फिर जो भी है। तो V वॉल्यूम तो है बट वॉल्यूम पर सेकेंड है, दिस इज द फ्लो रेट। अगर वो ये लोग V को वॉल्यूम पर सेकेंड ना लिखकर फ्लो रेट बोलते तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, पूरा मुझे लिखना चाहिए था, तब इस गति को हम लोग सही से मैनेज कर पाते। तो फ्लोइंग पर सेकेंड है तो आप इसे L क्यूब डिवाइडेड बाई T कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये फिर m भी लिख लो यार, m0 L क्यूब T माइनस वन, ऐसा है। अब ये 1 1 ये सबका तो काम हो चुका है। यहां से अब आप देखिए L T माइनस टू L स्क्वायर, ये ऊपर है L क्यूब, जितना ऊपर लिखा है मैंने फिर से लिख दिया। फिर नीचे ये है तो इसे आप अपॉन 1 मान लीजिए, मतलब ये पूरा अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल कराइए L माइनस वन T माइनस वन। और अब आप देख सकते हैं कि T माइनस वन ऊपर जाएगा तो T प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन इसे माइनस वन बना देगा। यहां से तो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, m0 यहां पे हमें दिख रहा है। L का काम थोड़ा सा ध्यान से करें, देखिए L स्क्वायर, ये L माइनस वन है तो ऊपर जाएगा प्लस L हो जाएगा, ठीक है ना। या आप 2 माइनस वन कर लीजिए, केवल L मान लीजिए, मतलब ये
और ये L, तीनों मिलकर आपस में कट जाएंगे कि नहीं? देखो, अरे यार 2 - 1 1 हो गया, तो L⁻⁴ ये दोनों मिलकर है और ये अकेला L है, तो तीनों कट गए, L³ बचा। L³ यहां पे भी है, तो बस अब यहां पे हम लोग ऐसे बनाते अच्छा रहेगा, और इधर भी कह सकते हैं m0 L⁻³ t-1, फिर इसे भी कह सकते हैं m0 L⁻³ t-1। बस, since LHS is equal to RHS, therefore the formula is dimensionally correct. Dimensionally correct, अभी पूरा करेक्ट है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये है कि भाई हमें नहीं पता है कि ये 8 सही है कि नहीं है, हमें ये नहीं पता पाई सही है या नहीं है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन पार्ट इज डन नाउ। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस में एक और नई चीज आई क्या, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पहले से दे दिया रहेगा कि भाई ये एक क्वांटिटी है और ये इन 2-3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और आप डायमेंशनल फॉर्मूला से, डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करिए कि भाई जो प्रोबेबल फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है। तो इसमें कांस्टेंट्स के अलावा हर चीज हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे फॉर्मूले की रफ शक्ल कैसी होगी। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेंडुलम वाला है, और पेंडुलम में आप जो इसका फॉर्मूला है वो हम लोग पहले से जानते हैं। मैं फॉर्मूला बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो फिर ये क्वेश्चन प्रूव दैट होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप फॉर्मूला जानते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम कैसे ली जाती है? बॉब के सेंटर से ली जाती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो t डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और मान लो कि ये मास ऑफ द बॉब पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि मास ऑफ द बॉब पे भी डिपेंड करता है, और भी 1-2 चीज आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने मान लिया कि मास, लेंथ और ग्रेविटी तीनों पे ये डिपेंड करता है, तो हम अपनी तरफ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर ये मान लेंगे कि ये m⁴ a, l⁻b और g⁻c, इस टाइप कुछ फॉर्मूला हमारा आएगा। इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के बाद मैं पहले से बता रहा हूं बच्चों, आपका मैथमेटिक्स पे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथ्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो फिजिक्स का केवल इतना काम है कि टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केवल हम लोग टर्म्स देख रहे हैं। आपको जो इंडिसेस वाला चैप्टर है उसके ज्ञान को यूज करना पड़ेगा, और बहुत कठिन ज्ञान नहीं कि भाई अगर मान लीजिए a⁻x है और b⁻y है तो x = y होता है, केवल इसी ज्ञान का यूज यहां पे होगा। अब देखिए, सबकी डायमेंशन आप लिख डालिए। t टाइम पीरियड है तो भाई इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0, l0 और t1, ठीक है। k क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसलिए उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m क्योंकि मास है तो m⁻1, m की पावर a हो गई। l लेंथ है, लेंथ की पावर b हो गई, ठीक है। और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो L/t², है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर c हो गई। तो आपको लग रहा होगा क्या सर बहुत सारी ABCD आपने लिख डाली, कुछ ज्यादा मतलब मजा तो आ नहीं रहा है, लेकिन आएगा मजा। देखिए अब आप क्या करिए, कंपेयर, यहां पे लिख भी दीजिए, पहली बार कर रहे हैं तो मैं लिखे दे रहा हूं, कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो m की पावर जब हमने कंपेयर की तो 0, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। चलो एक बार और लिख देते हैं, m0 = m⁴a, l0 = l⁻b
ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, m तो अकेला है लेकिन l दो दो है, ठीक है। तो हम लोग अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? m टू द पावर a तो है ही है, l टू द पावर क्या है? b प्लस c डिवाइडेड बाई t टू द पावर क्या है? 2c, ठीक है। अब ये ऊपर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2c। समझ गए? है ना? काफी मुश्किल नहीं है यहां से यहां आना यार, m तो वैसे ही आ गया, l की पावर b प्लस c है। ये अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं बता दूं, a रेस टू द पावर x इंटू a रेस टू द पावर y होता है a रेस टू द पावर x प्लस y। वही चीज तो यूज कर रहे हैं हम लोग। l टू द पावर b इंटू l टू द पावर c हो रहा है l टू द पावर b प्लस c, और ये t स्क्वायर है तो पावर पे पावर लगती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो t टू द पावर माइनस 2c। अब फिर से m की पावर 0, m की पावर a, l की पावर 0, l की पावर b प्लस c, ठीक है। और t के पावर 1 और t की पावर माइनस 2c, ठीक है। यहां से हमारे रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे? a इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ खास नहीं पता चला, लेकिन माइनस 2c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब c इज इक्वल टू माइनस 1/2 जो रिजल्ट है उसको यहां पे रख दो, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये जो तीन रिजल्ट्स हैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू माइनस 1/2, इनको उठा के वापस यहां पे रख दो। वापस रखने के लिए थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। अब एक बच्चे का डाउट आया था कि सर आपने पहले माना कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। ऐसा लिखने का ये मतलब नहीं है कि वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा लिखने का मतलब है कि t बस m पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर है कि m टू द पावर माइनस 3 है, क्या है हमें नहीं पता है। तभी तो हमने पावर्स को अननोन रखा, a b c को हम लोगों ने अननोन रखा था, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का निर्णय शुरू से नहीं पता था। वो तो एंड में जब फॉर्मूला निकल के आएगा उससे हमें पता चलेगा। इसीलिए a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग इसको रख देते हैं वापस। वैल्यूज को जब हम लोग वापस रखे इधर इधर, है ना, तो क्या हुआ? t इज इक्वल टू के m टू द पावर 0, l टू द पावर 1/2 एंड c टू द पावर माइनस 1/2। और अच्छे से कुछ लोग तो सीधे यही लिख देंगे। देखिए m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि यहां टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। एक नई चीज हम लोगों ने समझ में आ गई। और आप चाहते तो यहां पे वेलोसिटी भी रख देते, समझे? टाइम पीरियड, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ये भी रख देते, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, तो वेलोसिटी भी आपका हट जाता वहां से। ये इस डायमेंशनल एनालिसिस की ब्यूटी है और ये बताता है कि मतलब मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग टूल है जो फिजिक्स में यूज हो सकता है। तो अब देखिए ये 1 आ गया और l टू द पावर 1/2 क्या है यार? अंडर रूट l है, और c टू द पावर 1/2 क्या है? c क्या g है ना, ये सॉरी g की पावर c था तो g की पावर माइनस 1/2 है, तो ये अंडर रूट g आ गया। और अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? t इज इक्वल टू के अंडर रूट l अपॉन g। अब इसके बाद एक थोड़ा सा फ्रॉड कर देते हैं।
by experiment we know that k is equal to 2 pi। ये फ्रॉड है, मतलब ये यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हुई जा रही है, क्योंकि अब हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि k की वैल्यू 2 पाई क्यों होती है। इसका आंसर डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे सकती, तो हम लोग सिर्फ लिख देते हैं बाय एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k इज ऑब्टेन्ड एज 2 पाई। 2 पाई कहां से आ गया, क्योंकि हमको तो फॉर्मूला पहले से ही मालूम था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हो बेटे, ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता था। तो यही इस पूरी लर्निंग की ब्यूटी है कि हमें फॉर्मूला नहीं पता था और हमने डायमेंशनल एनालिसिस से वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया। और यार t इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, इतना तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस बता ही दे रहा था, जो कि इस फॉर्मूले में लगभग 95% इंफॉर्मेशन है। तो काफी अच्छा काम कर रही है डायमेंशनल एनालिसिस। The velocity of transverse waves along a string may depend upon the length of the string, tension F in the string and mass per unit length. Derive a formula for the velocity dimensionally. चलो करते हैं। तो वेलोसिटी एल एफ एम इन पे डिपेंड करती है। क्या रिलेशन है हमें नहीं पता है, इसलिए ए बी सी हम लोगों ने लगा दिया। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए आप ये कर लेंगे, और बच्चों आप इवन सीधे यहां से शुरू कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल बाई टी या एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। के की डायमेंशन 1 है, एल टू द पावर ए, ये तो लेंथ ही है। इधर है एम एल टी माइनस 1, इसकी पावर बी है। फोर्स एम एल टी माइनस 2 हुआ, है ना। और m यहां पे मास पर यूनिट लेंथ है, यहां पे गलती हो सकती थी, मास पर यूनिट लेंथ ना करके आप m सोच के केवल m कर देते, केवल kg के हिसाब से कर देते, गड़बड़ हो जाता। चलिए अब सब कुछ अच्छे से लिखते हैं। m0 l1 t माइनस 1 तो हट गया, m के साथ एक बी और एक सी चलेगा। एल के साथ देखो, एल इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, जितनी जगह है सबको शामिल करना है। ए बी और सी, है ना। यहां पे माइनस में क्यों, क्योंकि नीचे है, ठीक है। और उसके बाद टी, टी में अकेला है, टी आराम दे देगा आपको, टी की पावर माइनस 2b, ठीक है। ये थोड़ा मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, मैंने बड़ा कर देता हूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए। ब्रैकेट लगाने में मर्जी है आपकी, लेकिन हाँ जब आप फाइनल कंपैरिजन करें इस स्टेज में आप जरूर लगाइए, इधर आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है ना। स्टेप्स में करने की जरूरत नहीं, जब कंपैरिजन भाई हमें यहीं से करना तो इधर ब्रैकेट जरूर लगाइए। मैंने सब जगह लगा दिया। 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहां से 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यहां से आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू -2b, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। एक चीज तो निकल आया। b इज इक्वल टू 1/2 यहां पे रखोगे तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे यार इसको यहां रखोगे तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। सब आता है तुम लोगों को। अब उसके बाद 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये वाली इक्वेशन उठाई। ए की वैल्यू नहीं पता है, बी की वैल्यू है 1/2 और सी की वैल्यू है -1/2, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, थोड़ा ज्यादा ही लिख रहा हूं मैं काफी लोग को दिख रहा है। 1/2 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। 1 और 1 यहां से कट जाएंगे, ये दोनों मिलके इससे कट जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब बड़े हो जाओ यार, थोड़ा जल्दी करना सीखो, है कि नहीं।
अच्छा तो जब अब इन तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, चलो लिख लेता हूं मैं। a बराबर आया 0, b बराबर आया 1/2 और c बराबर आया -1/2। ठीक है, थोड़ा जगह खाली करते हैं हम लोग। अब सब रख दो ए बी सी की वैल्यू, है ना। तो l टू द पावर 0 आया और a की 0 आई है ना वैल्यू, और b की वैल्यू आई है 1/2, तो f टू द पावर 1/2, c की वैल्यू आई -1/2, तो m टू द पावर -1/2। आप तुरंत लिख दीजिए बाय एक्सपेरिमेंट्स k इज इक्वल टू 1। हा हा v अब k 1 हो गया, l की पावर 0 भी 1 हो गया, तो f टू द पावर 1/2 और m टू द पावर 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √f/m। बस यही हमारा आंसर है। अच्छा, बाय एक्सपेरिमेंट्स के इज इक्वल टू 1 नहीं किया गया है शायद, कोई बात नहीं, तो इसे बना रहने दीजिए। अगर आपको ये जब भी अगर मान लो ये प्रूव करना होता तो एक्सपेरिमेंट से k इज इक्वल टू 1 कर देते, अभी k को बना रहने दे रहे हैं। तो v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई a। मैं सवाल पे हंस रहा था, मेरी खल गई, चलिए कोई बात नहीं, ये निकाल दिया हम लोगों ने। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ऐसे ही करते हैं हम लोग। मेन मतलब जो इस तरह के क्वेश्चंस की जान है वो ये है कि आप इसको ऐसी स्टेज में पहुंचाइए, लेकिन पावर लिखने में गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, प्लस माइनस की गलती नहीं करेंगे, और अच्छे से यहां क्या लिखा है उसे देखेंगे, क्योंकि अगर हमने केवल मास कर दिया होता तो गलत हो जाता। फोर्स की जो डायमेंशन है MLT-2 की जगह MLT-1 लिख देते तो गलत हो जाता, तो वो ध्यान